मेड़ता रोड के निकटवर्ती ग्राम जारोड़ा कस्बे में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को करियर मेले का एवं कौशल बाल विकास मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता पर्यावरण प्रेमी रामचंद्र पिचकिया ने बच्चों को अनेक करियर टिप्स दिए और उनके लिए उपलब्ध करियर विकल्पों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि जीवन में हमें काबिलियत अपने अंदर लानी होगी ताकि जीवन के हर एक क्षेत्र में कामयाब हो सकें। अन्य वक्ताओं में योगा अध्यापक विजय कुमार शर्मा ने बताया कि बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने और सीखने के लिए कुछ वजह बनानी होगी कि वे किस लिए प्रेरित हो रहे हैं। विद्यार्थी अगर ठान ले तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होता है जो इंसान नहीं कर सकता। साथ ही शर्मा ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि सरकार सभी के लिए सरकारी नौकरियां निकाले, क्योंकि संसाधन सीमित है और आवश्यकता अनंत, इसलिए हमें एक विकल्प तलाश करके रखना चाहिए। साथ ही मेले में ब्यूटिशियन की नुपुर वर्मा व एग्रीकल्चर के प्रदीप जाखड़ ने भी अपनी डेस्क लगाकर लोगों को उनके लिए उपलब्ध रोजगार के क्षेत्रों की जानकारी दी। वहीं आवाज़ न्यूज़ के मेड़ता रोड रिपोर्टर एजाज अहमद उस्मानी ने विद्यार्थियों को बताया कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार मीडिया से जुड़कर जनता की आवाज़ को उठाया जा सकता है और देश हित में किस प्रकार सहयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि वहीं मेहंदी आर्टिस्ट, मेडिकल टीम व स्थानीय इलेक्ट्रिक व प्लम्बर मिस्त्रियों ने भी अपनी डेस्क के माध्यम से जानकारी दी। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी रामचंद्र पिचकिया, योगा अध्यापक विजय कुमार शर्मा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्रदीप जाखड़, ब्यूटिशियन सुपरवाइजर नुपुर वर्मा, विद्यालय प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर, नदीम उप प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र निंदावत, कैलाश चंद्र टाक, ओम प्रकाश नैड़, संजय सिंह, दिनेश कुमार माली, दिनेश कुमार बैरवा, हरेंद्र कमलेश बिशोई, दमयंती, अंग्रेजी व्याख्याता स्वीटी, इरफाना, रेणु कुंवर आदि भी उपस्थित रहीं। प्रबुद्ध जन और सामने विराजमान भावी भारत। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि विद्वानों के बीच में अपना विषय रखना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन एक विषय और भी है कि विषय विद्वानों के बीच में ही रखा जाना चाहिए ताकि कोई त्रुटि हो तो उसका परिमार्जन हो सके। विषय आपने सुने और मैं तो ये कहता हूं कि विषयों को पढ़ते पढ़ते, विषयों को सुनते सुनते विषय मुक्त हो जाइए, यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। विषय मुक्त होना ही अपने आप में अद्भुत एक कला है। सा विद्याया विमुक्ते, जो मुक्त कर दे इस जीव को बंधनों से, वह विद्या है। जैसा कि विषय चला पर्यावरण का, तो ऐसा है कि जब हम हमारे गौरवशाली अतीत में जाते हैं तो हमारा अतीत जो है पूरा विज्ञान से भरा पूरा था। प्रकृति के साथ किस प्रकार का तादात्म्य हमारे जीवन पद्धति का था, हम सब ने उसको छोड़ा और विकृत विज्ञान का विकास होने से परिणाम भी विकृत आने लगे। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरस्तता दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। ये हमारी ऋचाएं हैं कि प्रकृति पंचभूतानि, ये प्रकृति और ये पिंड 5 पंचभूतों से बना है। सब जानकार हैं, सब जानते हैं, विषय कोई नया नहीं है। रखने के लिए बताया तो थोड़ा आग्रह करता हूं। 5 तत्व हम सबको पता है। ये भैया बहन थोड़ी कमर सीधी करेंगे, सभी भैया बहन सामने विराजमान, कमर सीधी, सबका ध्यान मेरी तरफ। रीढ़ खंभ जिसका सीधा रहता है, मेरुदंड जिसका सीधा रहता है, ईड़ा पिंगला सुषमणा जिसकी ठीक से सीधी चलती है ना, वो मेधावी होता है। ज्ञान सब में पहले से विद्यमान है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान का जागरण करने की आवश्यकता है। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसी जीवन पद्धति हमको दी कि वो प्रकृति के साथ एकात्म भाव था, लेकिन मानव ने अपनी अर्थलोलुपता को जागृत करते हुए उस सारे तंत्र को विकृत किया और उस विकृति के कारण से आज जो विज्ञान के नाम पर हम जिसको विकसित कहते हैं, ये सारा बाउंडर और सारा प्रोपेगेंडा जो है इन विकसित राष्ट्रों ने हमारी तरफ धकेला है। विश्व पटल पर आप देखेंगे आज भी ऐसे देश हैं जो बिल्कुल प्रकृति की गोद में और प्राकृतिक जीवन जीते हैं, वो शुद्ध सात्विक हैं। विकास के नाम पर हमको क्या नहीं परोसा गया, विकास के नाम पर डिब्बों का दूध भेजा गया कि ये दूध बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। अब फिर से कहने लगे कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त आहार है। हम कब तक विदेशों की तरफ देखते रहेंगे? अपने स्व को पहचाने।
मैं बताता हूं आपको, जो हमारी यज्ञ पद्धति थी, उस यज्ञ पद्धति में जो यज्ञ के अंदर शुद्ध गाय का घी या शुद्ध देसी घी जब डाला जाता है तो ना जाने कितने टन ऑक्सीजन का ऐसे विसर्जन होता है उससे। ये हमारा विज्ञान है। हम मत और पंथ में उलझ करके और हमारी इस श्रेष्ठता को छोड़ते गए और कहते हैं कि यज्ञ से उठने वाला धुआं देवताओं की खुराक है और अन्न मानव की खुराक है, और ये गाय का गोबर और जो गोमूत्र है, तो जो जैविक खाद है, ये इस धरती की खुराक है। ये प्राकृतिक खुराक हमने धरती को देना बंद कर दिया और विकसित के नाम पर और विकास के नाम पर जहर परोसना शुरू कर दिया। उत्पादन बढ़ाना है साहब, अरे और तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है, ये भी करना है हमको, लेकिन अंधा विकास नहीं चाहिए, विनाश करने वाला विकास हमको नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ पर तो वेदों में ऋचाएं हैं, शास्त्रों में है, गीत की कुछ पंक्तियां मैं बोल रहा हूं, आप सभी दोहरान करेंगे। घर घर यज्ञ रचाते थे। मंच प्रिय विद्यार्थी सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में बताऊंगा आपको कि जब अपन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 11th क्लास में लेते हैं तो 11th की तैयारी और 12th की तैयारी दोनों से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि बाद में तो अपन को कॉलेज के लिए जाना पड़ता है जेड की तैयारी करने के बाद में। तो 11th और 12th दोनों क्लास की तैयारी कंप्लीट जिसकी होती है वो जेड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है। ज़्यादातर क्या लड़का 11th क्लास, जितने भी विद्यार्थी हैं 11th क्लास जैसे ही पास कर ली 12th में आ गए तो 11th क्लास को भूल जाते हैं कि 11th क्लास तो अब पास कर ली, क्या दिक्कत है, अब तो 12th करनी है। तो 11th और 12th दोनों के सब्जेक्ट जितने भी है अपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, वो जेड क्वालिफाई कर पाता है। और जेड यदि क्वालिफाई करेंगे तो अपन बीएससी में जाएंगे, और बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो जाती है 12th एग्रीकल्चर से। तो अपन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देके अपन सर्विस ले सकते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया तो अपन AAO या बैंक के अंदर अपन जा सकते हैं, और एमएससी एग्रीकल्चर कर लिया तो अपन AO बन सकते हैं। लेकिन अपन सरकारी जॉब के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपन ने बीएससी किया, बीएससी करने के बाद में ज़्यादातर सर्विस की जैसे साल 2 साल तैयारी की, सभी की तो किसी की सर्विस लग जाती है, किसी की नहीं लगती है, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपन को जितने भी बीएससी कर रहे हैं अपन गण और मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं व्यावसायिक शिक्षा के तहत एक प्रशिक्षक हूँ। मेरा नाम नुपुर वर्मा है। मैं आपको शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को क्यों लागू किया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। आज हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। आज का यूथ है वो बेरोज़गार हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मिलने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं है कि हमें आगे जीवन में जाके करना क्या है। शिक्षा एमए कर ली, बीए कर ली, बीएससी कर ली, बीकॉम कर लिया, नीट कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो जॉब से वंचित है। इसके लिए इतनी लंबी दूरी क्यों तय करनी पड़े? क्या हमारे पास में कोई और हुनर नहीं है, या हमारे पास में कोई और खासियत नहीं है कि हमें इतना लंबा समय तय करना पड़े कि हम अपनी हुनर जो हमारा है हम उस तक पहुंच पाएं। तो सरकार ने अपने यूथ को बेरोजगार ना हो, इसलिए उनकी नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया। तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए हमें कोई अलग से कोई संस्था या फिर अलग शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो ये हमारे जीन्स में ही है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर होता है। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा विद्यालय क्या होता है, फर्स्ट विद्यालय परिवार, और उसके अंदर जो माँ है वो हमारी गुरु होती है। तो वो गुरु है तो उसे सब चीज़ की
जानकारी है, उसके पास एक हुनर है, जरूरी नहीं है कि वो वर्किंग वुमेन हो, वो घर में रहकर भी हमें खूब सारी ऐसी जानकारियां दे सकती है जिससे कि हम व्यवसाय कर सके और कुछ अर्जित कर सके। तो हमारी माँ अगर खाना अच्छा बना रही है तो वो भी एक तरह से उसका हुनर है, उसको आप डीप ले जाके यानी उसको और ज़्यादा बढ़ाकर उससे भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि आजकल टिफ़िन सिस्टम हो गया, अगर उसको सिलाई आ रही है, कढ़ाई आ रही है, तो भी वो आपके हुनर को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी तरह शिक्षा का बारीकियों को जानने के लिए शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया गया। इसी के तहत ब्यूटी एंड वेलनेस एक ट्रेड है जिसे कि पूरी मान्यताएं नहीं दी जाकर इसे पिछड़ा हुआ माना जाता है कि भाई आप ज़्यादा तैयार होके सज धज के क्या कर लोगे। सिंपल सा एक उदाहरण है, 2 बच्चे हैं क्लास के अंदर, एक बच्चा है कार्यक्रम से संबंधित हमें जो विशेष जानकारी लेनी है, उस जानकारी को हृदयंगम करते हुए अपने जीवन को पर्यावरण में किस प्रकार सुरक्षित रखना है, उस विषय पर आज अपन वार्ता करेंगे। पर्यावरण वर्तमान में हम मानव प्रजाति इसको इतना विषैला कर दिया है कि जिसका संरक्षण होना और उसके प्रति हमारे को मतलब अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार निर्वहन करना, ये चीज़ें हमारे को आज सीखनी है। बात विषय ये है कि हम हमारे व्यवसाय को भी पर्यावरण से कैसे जोड़ें। वर्तमान में आज जो आर्थिक युग है, इस युग के अंदर हमारा जीवन सुरक्षित कैसे रहे, और इन चीज़ों पर हमें आज मंथन करना है। आज इस वार्ता के माध्यम से हमें ये सीखना है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने उत्तरदायित्व हैं। खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल ही पर्यावरण के विपरीत चल रहे हैं। हम जो आहार ले रहे हैं उसमें ज़्यादातर आहार ऐसा मिल रहा है हमारे को जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर। और उस आहार का शुद्धिकरण करने के लिए हमें ही उस पर ध्यान देना होगा। आज जो उत्पादन हो रहा है कृषि के अंदर, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी जो वार्ताएं हो रही है, हम जो अन्न उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा चली गई है जो एक स्लो पॉइजन है। आज आपको इस चीज़ की पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे को कोसेगी कि काश हमारे पूर्वज या हमारे जो अग्रज थे, यदि वो इस पर्यावरण के प्रति यदि सजग रहते और हमारा उत्पादन के प्रति ध्यान होता तो आज हम ऐसा गंभीर बीमारियों के शिकार नहीं होते। पिछले वर्षों में कोरोना जैसी महामारी आई थी। उस कोरोना महामारी ने हमें एक सबक सिखाया था कि हमारा जीवन सुरक्षित है तो प्रकृति से प्रदत्त प्राकृतिक वस्तुओं से ही सुरक्षित है, अन्यथा हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी मौतें हुई थी, और ऑक्सीजन का उत्पादन सिर्फ आप सुन सकते हो, करने के लिए हमारे को ज़्यादातर वृक्षारोपण करना होगा। आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि मौसम का क्लाइमेट जो है बिल्कुल विचलित हो चुका है। इस फरवरी के अंदर सर्दी होनी चाहिए, लेकिन अभी आप धूप के अंदर बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण को इतना विषैला कर दिया, इतना उसका दोहन कर दिया है कि वो पर्यावरण अनुकूलित नहीं है। दरअसल बात ये है कि जो चीज़ हमें इसके प्रति अपने जो उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। मैं विशेष तौर से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक जल, जंगल और जमीन सुरक्षित नहीं है तो हम किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं हैं। और उसका सुरक्षित रहना, ये मान चलो कि अपना ही सुरक्षित रहना है। ज़्यादातर आप लोग खेती करते हो तो उसमें जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उस खाद की बजाय आप परंपरागत गोबर का प्रयोग कीजिए। आजकल
मैं इसको एक व्यवसायिक दृष्टि से भी आपको एक थोड़ा सा आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आप ये मत सोचो कि पशुपालन करने से हमारे को कोई ज़्यादा विशेष अर्जन नहीं होगा। आज पशुपालन के साथ साथ हमारे को वो दूध भी देते हैं और उस गोबर से हम कई प्रकार का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे बायोगैस भी होती है, गोबर गैस जो बनती है, आप उसकी गोबर गैस भी बन जाएगी, उससे आपका बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। उसके साथ साथ जो उसका अपशिष्ट बचता है वो आप खाद के अंदर काम में ले सकते हैं। आजकल की जो खेती की जाती है उस खेती के अंदर भी हम नवाचार ला सकते हैं। परंपरागत जो खेती होती थी उस समय हमारा इतनी मतलब आवश्यकताएं नहीं थी, लेकिन आज आवश्यकता हमने बढ़ा ली है। क्यों बढ़ा ली है? क्योंकि हमने अनावश्यक फिजूल खर्च करना शुरू कर दिया। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारा उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन कर क्या